नमस्कार, आप सभी को 30 मई है आज और आज के हम पूरे एग्जाम एनालिसिस को देखेंगे, साथ साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी का निचोड़ देखेंगे। सबसे पहली क्लास मैथ्स की है, इसके बाद इंग्लिश की क्लास है और फिर हिंदी की क्लास है। आज जीके की क्लास महिमा श्रीवास्तव मैम लेंगी, तो वो भी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस तरह का प्रयास कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं सवाल और जवाब का दौर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि 12 सेंटीमीटर बाय 54 सेंटीमीटर बाई 72 सेंटीमीटर आयामों को एक ठोस धातु के घनाभ में पिघलाकर उसी आयत में, चलो ठीक है। जब भी मैंने कहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जब भी कोई चीज़ पिघलाई जाती है, तीन चीज़ें होती हैं 3D में। एक तो होता है आयतन, दूसरा होता है वक्र पृष्ठ, तीसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो जब भी कोई चीज़ पिघलाना है तो हमेशा ध्यान रखना, चूंकि अंदर की चीज़ भी पिघलेगी पूरा, तो हमेशा आयतन का ही रखेंगे। तो हमें ये पता है घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई। तो ये है 12 गुणित गए 54 गुणित गए 72 और यहाँ पर 8 घनों और घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। तो इस तरह से लिख देंगे। तो 8 एकम 8, 8 नाम 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 नाम 72 हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको कठिन नहीं करना है, सरल करना है। तो इसको इसी तरह से लिखना है, 12 को लिखना है 4 तिरी 12, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 2 गुणित गए 27, 27 दूनी 54 और इसको 9 लिख देना और यहाँ पर भुजा का क्या लगा देना है, क्यू, ठीक है। तो यहाँ से घन हटेगा, तो आप सबको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, घनमूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, घनमूल, और इससे हमारा भुजा निकल आएगा। तो भुजा ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और ये 9 तिरी कितना हो जाएगा 27 और ये भी क्या हो जाएगा, ये तो 27 लिखा ही है। तो घन जब हटेगा तो ये हो जाएगा 2, 3 और 3। तो भुजा आपकी कितनी आ जाएगी, भुजा आपकी आ जाएगी क्या नाम से 18, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18। अब इसी में यदि वो संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 6a² होता है। तो आप क्या करोगे, 6 गुणित गए 18 का वर्ग। इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो। आपके पास भुजा आ गई है, अब आप घन का या वर्ग का कुछ भी आप निकाल सकते हो, घन की कोई भी चीज़ है। क्लियर है, भुजा आपको कितनी मिल गई, 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राघव एक्स वाई तक की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई जेड की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और जेड से डब्ल्यू तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। एक्स बराबर वाई बराबर जेड किलोमीटर में है। पूरी यात्रा के दौरान राघव की औसत चाल ज्ञात करना है। चलो भैया, अब राघव को चलाते हैं अपन। तो कितना कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा कितना दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह के सवालों में क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेते हैं, एक दूरी मानते, पहले एक्स मानते थे। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राघव आप मुझे देखो 10 किलोमीटर चला, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर चला, तो उसको चलने में कितने घंटे लग गए, 6 घंटे। और कितना चल चुका है 60 किलोमीटर। इसके बाद 15 किलोमीटर चला, कितने घंटे लगे, 4, और कितना चल चुका है 60 किलोमीटर। इसके बाद 3 घंटे चला और कितना चल गया है 60 किलोमीटर। तो टोटल कितने घंटे चला है राघव, 13 घंटे। टोटल कितने किलोमीटर चल चुका है राघव, तो 180 किलोमीटर चल चुका है। अब हमें निकालना है चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी, सॉरी हमें क्या निकालना है, औसत चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 13 का हम भाग देंगे, 13 एकम कितना आ जाएगा 13। यहाँ पर कितना कैरी आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5, 13 ती कितना हो जाएगा 39। तो 13 ती कितना हो जाएगा 39। तो 13 सही 11 बटे 13, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बीजगणित से है, ध्यान से देखना सभी के सभी। चलिए ध्यान से देखेंगे। x माइनस 1/x बराबर लिखा है 15 बटे 4 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करो। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब भी x माइनस 1/x का मान दिया हो तो कितना रहता है n, और x प्लस 1/x दिया हो तो इसको कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर माइनस 2n, n स्क्वायर प्लस कितना कर देंगे 4, n स्क्वायर प्लस कितना कर देंगे 4 कर देंगे। आ रहा है समझ में। यदि इस तरह का दिया है तो ये करना है, यदि उल्टा दिया है n प्लस 1/n बराबर n, तो यहाँ पर माइनस में पूछा है तो आप भी यहाँ पर माइनस लगा दोगे। यहाँ पर आप क्या लगा दोगे,
माइनस लगा दोगे। तो अब आप आराम से इसको कर सकते हैं, आपको पता है अंडर रूट एन, एन का मान कितना हो जाएगा 15/4 का वर्ग, धन कितना हो जाएगा 4, तो 15 15 में कितना होता है 225, 4 चौके 16, धन कितना हो जाएगा 4, धन कितना हो जाएगा 4। तो यहां पर जब आप सॉल्व करने लग रहे होगे तो यहां पर लघुत्तम कितना आएगा साल 4, यहां पर आएगा 225 और 16 का 4, 16 चौके कितना हो जाएगा 64, 16 चौके कितना हो जाएगा 64। तो जब आप सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 289, 289 और 289 हम सबको पता है 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, और 16 का कितना होता है 4, तो आंसर आएगा 17/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है। ठीक है, एक राशि उधार ली गई और 980 को 2 समान किस्तों में वापस भुगतान की गई, मतलब प्रत्येक किस्त का मान दिया है 980, 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया, तो उधार ली गई राशि कितनी है, उधार ली गई राशि कितनी है। चलिए देखते हैं जरा क्या आता है इसका आंसर, और लगभग में बताना है, एक्यूरेट आंसर तो काफी बड़ा आएगा, लगभग में लिखा है तो लगभग में बताएंगे। चलिए सामने देखो। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने किस्त वाले सवाल कैसे पढ़ाए, पहली साल कितने परसेंट है 100% और दूसरी साल कितनी है 104, तो हमें 204 बराबर निकालना है ना, उधार ली गई राशि हमें बताना है, प्रत्येक किस्त का मान उसने दिया है। तो हमने आपको बताया था प्रत्येक किस्त में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, एक अतिरिक्त किस्त निकालते हैं। साधारण ब्याज में होता तो 100% बराबर रखते इसी क्वेश्चन को, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो एक एक्स्ट्रा किस्त निकालना पड़ेगी, वो 4% होगी। अगर आप पे ये चीज नहीं बनती तो किस्त वाले सवाल मैंने अलग से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के पढ़ाए हैं, आप जाके सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए सामने देखो। तो यहां पर 104 का 4% निकालेंगे, तो 4% कैसे निकालेंगे, 1% कितना हो जाएगा यही, तो 4% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 108.16, तो 108.16 के बराबर आपको रखना है। मूलधन कितना दिया है 980। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तेजी से सॉल्व करते हैं, तो 980 को आपको भाग देना है 108.16, यहां से दशमलव हटेगा, यहाँ क्या आएगा 0। तो ये वाला दोनों नंबर कैसे कट रहा है 16 से, तो 16 से काटेंगे, 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो 16 एकम कितना हो जाएगा 16, कितना बचेगा 4, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, कितना बचेगा यहाँ पर 8, 16 पंचे कितना आ जाएगा 80। अब इसको काटते हैं 16 से, अब 16 से भाग जा रहा है, इसकी क्या शर्त है, तो 16 से भाग का नियम होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब लास्ट के 4 अंकों में या तो 0 हो या लास्ट के 4 अंकों में यदि 16 का भाग जाए तो संख्या 16 से विभाजित हो जाती है। कैसे बनाए, सबसे पहले 2 में इकाई देखी जाती है, 4 में इकाई दहाई देखी जाती है, 8 में इकाई दहाई सैकड़ा देखा जाता है, इसी तरह से 16 में लास्ट के 4 डिजिट देखी जाती है। क्लियर है, इस वजह से आप डिसीजन ले सकते हो कि ये नंबर 16 से कट रहा है। आगे तो यहां पर फिर से काटते हैं, तो 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, यहां पर कितना बचेगा आपको पता है 12, कितना बचेगा 12, यहां पर कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, यहां पर कितना बचेगा 9, 16 छक्का 96। अब 676 में आपको भाग देना है, 676 में आपको भाग देना है 6125 का। तो अब आप ध्यान से देखो, 676 का जब आप भाग दे रहे होगे तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो भाग है 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार चेक करते हैं 9 बार में क्या आता है, तो 9 का गुणा कर देते हैं, तो 9 छिंग 5400, 7 नाम 9 7 63 और 9 छिंग 54। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 84, कितना आ जाएगा 60 84, और ये कितनी बार भाग गया है 9 बार। यहाँ पर 5 में से 1, यहाँ पर 12 में से 8 गया 41, और यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा 0। तो अब 41 में इसका भाग जा रहा है, नहीं तो लगाएंगे 0, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या लगा देंगे 0। तो लगभग हम देख पा रहे होंगे 4100 हो गया। अब हम लगभग देख पा रहे होंगे कि इसका जो रिलेशन है वो लगभग 9.0 के आसपास आ गया है, और इसी को हम मान लेते हैं। तो इसका जो रिश्ता आया वो कितने का है 9 का, और 204 में हम क्या कर देंगे गुणा। तो 204 में हम जब 9 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 इनाम कितना हो जाएगा 1800, और 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो आंसर आएगा आपका 1836। कितना आएगा आंसर 1836। नीचे कमेंट बॉक्स में करना अगर समझ में ना आया हो या कुछ भी दिक्कत हो। चलिए अगले प्रकार के सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 6 घंटियां 7 एक साथ बजने लगी, 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल से बजते हैं, वे 8:16 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। चलिए देखते हैं, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे जरा क्वेश्चन, आराम से समझेंगे।
तो 6 घंटियां हैं, वो कितने पे बढ़ रही? 3 पे, 6 पे, 9 पे, फिर उसके बाद 12 पे, और फिर कितने पे बढ़ रही है? 15 पे। तो इस तरह से जो हैं घंटियां बज रही हैं। तो इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो आपको पता है 15, 12, 9 का एलसीएम का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि यहां पर सम संख्या है और यहां पर 9 भी है, तो हमें किसको? सबको खुश करने का काम ही एलसीएम है। तो ये वाला नंबर तो खुश है भाई, हम तो तुम्हारे पहाड़े में आते हैं, बाकी कोई भी खुश नहीं। तो 15 तो नहीं, हमने यहां पर लिखा 30। हमें 15 का पहाड़ा 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है वो 12 लिखा है। क्या लिखा है? 12। तो यहां पर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार, फिर कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार, फिर कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। ठीक है, यहीं पे आपको एक तरह से आपको पढ़ते जाना है जब तक खुश ना हो जाए। अब 90 में क्या दिक्कत आई? 90 12 के पहाड़े में नहीं आ रहा। 30 में क्या दिक्कत आई? तो एलसीएम में आपको सिखा चुका हूं। अगर एलसीएम नहीं बनता तो भी आप देख लेना। अगर वीडियो मैंने बहुत सारे एलसीएम को लेकर डाले हैं, उसमें भी आप देख लेना। ना बने तो आप बता देना मुझे, सामने देखते जाना। यहां पर कितना हो जाएगा? 120। यहां पर कितना आ जाएगा? कौन खुश नहीं हो पा रहा? 120 आया भैया, ये खुश हो गया। लेकिन 9 नाराज हो गया कि भैया हम तो आते नहीं पहाड़ में। सब संख्याएं जब तक ना आए तब तक आपको सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा लिखना है। यही फिर से बोल दे रहा हूं, एलसीएम निकालने की मास्टर ट्रिक में सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा तब तक लिखते हैं जब तक कि शेष संख्याओं के पहाड़े में ना आ जाए। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 150। अभी कुछ नहीं होगा, कौन नहीं होगा? जैसे ही हम यहां पर 180 रखेंगे तो ये 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, 6 के में भी आ रहा है, 9 के भी आ रहा है, 12 के में भी आ रहा है। मतलब ये आ गया आपका 180 सेकंड। और 180 सेकंड मतलब कितना होता है? 3 मिनट। कितना मिनट होता है? 3 मिनट। तो अब पहले हम ये देख रहे हैं कि 7:59 से 8:16 के बीच में कितने मिनट हो गए? 17। कितने मिनट हो गए? 17। तो 17 में हम भाग कितने का दे देंगे? 3 का। 17 में हम भाग दे देंगे 3 का। तो कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। इस क्वेश्चन का आंसर 6 भी आता। फिर से कान खोल के सुनना, 5 आया है, इस क्वेश्चन का आंसर 6 भी आ सकता है यदि इसी प्रश्न में लिखा होता 6 घंटियां एक साथ बजने आरंभ हुई। अगर ये होता तो एक बार शुरू में भी बजी हैं और बीच में कितनी बार बजी हैं? तो 5 बार, टोटल 6 आता। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 5 ही आएगा। सुधारना अपने आप को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है और इसको आप जरा करके बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है 3 के ऊपर 4 की घात गुणित गए 5, 7 के ऊपर 2 की घात गुणित गए 11, 3 के ऊपर 3 की घात गुणित गए 5, 11 के ऊपर 2 की घात। इन सब के बीच में अल्पविराम लगाता है ना। 3 के ऊपर 2 की घात, 5 के ऊपर 3 की घात और 11 के ऊपर 4 की घात। इनका एलसीएम पूछा गया था। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं, जिस भी नंबर पे सबसे बड़ी घात लगी हो वो एलसीएम कहलाता है, और जिस भी नंबर पर सबसे छोटी घात लगी हो, कॉमन हो, वो एचसीएफ कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है? 3 के ऊपर 4। इसी तरह से विकल्प ही थे, है ना, जैसे मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं इनको गुणा किया गया था, बस ऐसे ही था। 3 के ऊपर 4 की घात। फिर उसके बाद 5 के ऊपर कितने की घात दिख रही? 5 के ऊपर 3 की घात दिख रही है। 7 के ऊपर कितने की घात दिख रही है? 7 के ऊपर 2 की घात दिख रही है। और 11 के ऊपर कितने की घात दिख रही है? 4 की घात दिख रही है। 11 के ऊपर कितने की घात दिख रही है? 4 की घात। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 3 के ऊपर 4 की घात, 5 के ऊपर 3 की घात, 7 के ऊपर 2 की घात और 11 के ऊपर 4 की घात। मल्टीप्लाई लगा है तो आप यहां पर मल्टीप्लाई लगा दीजिए। क्या समझे? जब भी एलसीएम में इस तरह का क्वेश्चन है तो जो लार्जेस्ट पावर होती है उसी को हम आंसर करते हैं। क्लियर है? इसके बाद अब हम चलते हैं अगली क्लास। अगली क्लास जो है वो आपकी इंग्लिश की लगेगी, फिर आपकी हिंदी और फिर उसके बाद आपकी जीके की लगेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे। इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 मई। आज मैं लेके आई हूँ इंग्लिश के क्वेश्चन एंड टॉपिक बता रही हूँ किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे नरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3 लगभग, एंड एरर में देखने को मिले हैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मिले हैं वो पैरा जंबल में और सिनोनिम एंटोनिम से मिले हैं। वॉइस से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा है वो इन्हीं 2 टॉपिक की है, पैरा जंबल और सिनोनिम एंटोनिम से। तो आज हम इन्हीं 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने देखे हैं कि एंटोनिम सिनोनिम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम कुछ कल भी देखे थे 5 और आज भी हम 5 सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे। तो फर्स्ट है एडमायरेशन मीन्स
प्रशंसा, इसका सिनोनिम होता है रिस्पेक्ट, प्रेज, रिगार्ड। एंड एंटोनिम देखेंगे तो हेट एंड डिसअप्रूवल। सेकंड देखते हैं अबंडेंस, इसका मीनिंग होता है अधिकता, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो, प्रोफ्यूजन, अलार्म, सॉरी इसका है ओवरफ्लो, जैसे हमने देखा कि सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने कल भी 5 वर्ड्स किए थे सिनोनिम एंटोनिम के, आज भी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एडमायरेशन, एडमायरेशन मीन्स होता है प्रशंसा, तो सिनोनिम होता है इसका रिस्पेक्ट, प्रेज एंड रिगार्ड। और एंटोनिम क्या होगा? हेट, अप्रूवल। नेक्स्ट देखते हैं हम अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स होता है अधिकता, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो एंड प्रोफ्यूजन। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? लेक, वांट एंड शॉर्टेज। नेक्स्ट देखते हैं फ्राइट, फ्राइट मीन्स होता है भय, तो इसका सिनोनिम हो जाएंगे अलार्म, फियर, पैनिक, ड्रेड। एंड जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएंगे? कंपोजर एंड कूलनेस। नेक्स्ट देखते हैं लिबर्टी, इसका होता है लिबर्टी का स्वतंत्रता, तो इसका सिनोनिम जो हो जाएंगे वो क्या होंगे? फ्रीडम, लाइसेंस एंड परमिशन। इसके एंटोनिम्स स्लेवरी, सर्विस एंड सबमिशन। एंड लास्ट देखते हैं घैसली, इसका मीनिंग होते हैं भयंकर या डरावना, तो सिनोनिम जो है वो क्या हो जाएंगे? वैन, फियरफुल एंड पैलिड। एंड एंटोनिम जो है वो क्या हो जाएंगे? रोबस्ट, लस्टी एंड कॉमनली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैरा जंबल। जैसे पैरा, पैरा मीन्स होता है पैराग्राफ, एंड जो जंबल मीन्स होता है वो है नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो PQRS के फॉर्मेट में, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, एंड पटवारी में भी ये बहुत आए थे, लगभग 10 से लेके 12 क्वेश्चन तक ये आ गए थे, और अभी भी समथिंग 7 से 8 क्वेश्चन डेली के पेपर में देखने मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पैरा जंबल। जैसे पैरा जंबल, जैसे एक कोई भी पैराग्राफ होता है उसको हमें सिस्टोमेटिक जमाना होता है, PQRS के फॉर्मेट में तोड़ तोड़ के वो लिखा होता है। देन हम इसमें पहले हम आपको ट्रिक बताएंगे, उसके बाद हम सॉल्व कराने जाएंगे इसको सॉल्व करते कैसे हैं पैरा जंबल को सॉल्व। सबसे पहले तो वैसे आपको ये रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, जिसमें आप बता सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रिक नंबर 1। ट्रिक 1 में क्या होगा? जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमें PQRS के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो वो हमें सबसे पहले देखना है नाउन, प्रोनाउन से शुरू होने वाले। जैसे कोई भी एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे फर्स्ट कुछ भी है, जैसे राम से लेके स्टार्ट है, एंड जो सेकंड है वो ही से स्टार्ट किया हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारा सेंटेंस जो फर्स्ट वाला होगा वो राम से लेके ही होगा, एंड उसके बाद हम ही वाला रखेंगे, ना कि ही वाला पहले और राम वाला बाद में। तो फर्स्ट तो यही है कि हमें नाउन प्रोनाउन ये देखना होता है कि किस में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। सेकंड देखेंगे हम, सेकंड हम देखेंगे कि जैसे किसी भी शॉर्ट फॉर्म करके है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में दिया है, जैसे RTGS या कुछ भी करके JNU, तो इस टाइप से कुछ भी दिया है अगर उसमें, और डिटेलिंग इसकी किसी दूसरे सेंटेंस में है, जैसे फर्स्ट में RTGS करके कुछ लिखा है, एंड सेकंड में आपके इसका फुल फॉर्म करके कुछ लिखा है, तो जो फुल फॉर्म वाला जो होगा वो आप पहले लिखेंगे, मतलब उसका वो पहले होगा, एंड जो शॉर्ट फॉर्म वाला है वो बाद में होगा। इसको ही बोलते हैं। जैसे अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये तो 2 तरीके हो गए, ये मेथड नहीं है, प्रोसेस नहीं है, अलग अलग टाइप से। जैसे समझ में नहीं आता, मीनिंग नहीं आ रही समझ में, वैसे तो आपको मीनिंग आनी चाहिए पूरे सेंटेंस की समझ में, लेकिन अगर नहीं आती है तो हम कैसे कॉमन सेंस लगा के कुछ जो तुक्का लगा, तो डायरेक्ट तुक्का नहीं लगा सकते कि जय माता दी करके और कोई सा भी ऑप्शन लगा रहे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के लगा सकते हैं। जैसे अब हम थर्ड देख सकते हैं, जैसे कि हम सेंटेंस जैसे 4 सेंटेंस दिए, उसके पेयर बना के देख सकते हैं। जैसे PQRS करके 4 सेंटेंस दिए हैं,
कुछ भी यहाँ सेंटेंस दिए हैं चारों, इनकी हम पेयर बना सकते हैं। जैसे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो क्यू सेंटेंस है इसके बाद कंफर्म है कि आर ही आएगा। ये दो अपन को समझ में आ रहे हैं कि क्यू के साथ आर ही आएगा, पहले क्यू आएगा देन आर आएगा। तो ऑप्शन देख के हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर ऑप्शन में दिया हो, जैसे आपको जैसे ऑप्शन बनाते हैं, जैसे ये दिया है फर्स्ट पी क्यू आर एस, सेकेंड दिया है क्यू आर पी एस, थर्ड दिया है पी एस आर क्यू एंड फोर्थ दिया है पी क्यू आर क्यू पी एस। ऐसा समथिंग अगर जैसे चार ऑप्शन दिए, हमने ये दो पेयर बना लिए कि क्यू के बाद आर ही आएगा। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे क्यू के बाद आर है, ये हो सकता है, कंफर्म अभी नहीं बता सकते, जैसे ये हो सकता है, इसमें भी क्यू के बाद आर आ रहा है, ये दो हो सकते हैं। इसमें आर के बाद क्यू है, इसमें भी आ, तो ये दोनों अपन ने पहले ही हटा दी कि ये दोनों तो कंफर्म है कि नहीं होंगे, तो इन दोनों में से हो सकता है। तो इस टाइप से कर सकते हैं हम कि कोई भी वो पेयर बनाकर। तो ये किसी भी टाइप से पेयर बन सकते हैं। जैसे ग्रामेटिकल भी बन सकता है कि हाँ इसके बाद ये ग्रामर में ऐसा यूज़ होता है, या लॉजिक से अपन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जैसे एक हम देखते हैं ट्रिक 4। जैसे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे एक ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे दिया है ऑप्शन से पी में दिया है इफ़ यू वांट टू बिकम अ इंजीनियर, क्यू में दिया है यू शुड स्टडी हार्ड। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था, तो स्कूल में तो वो बताते थे टीचर्स कि कोई भी इसमें से पहले रख लो, दोनों ही। जैसे अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो स्टडी हार्ड करनी होगी, या स्टडी हार्ड करनी होगी अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो किसी को भी पहले लग सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमें कंडीशन वाला जो है वो पहले रखना होता है, रिजल्ट जो है बाद में। जैसे इफ़ लगा है, मतलब ये कंडीशन है, तो ये सेंटेंस पहले आएगा देन ये आएगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो दोनों ही चल जाते हैं, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना होता है क्योंकि ऑप्शन देखना होता है। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैरा जंबल का। द ऑस्ट्रेलियन वर वेरी प्राउड एंड फेल्ट प्रिविलेज्ड। तो ये दिया है, ये फर्स्ट फिक्स है कि ये पहले आएगा, एंड जो ये दिया है लास्ट एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द न्यू मिलेनियम, ये जो है वो लास्ट आएगा। बीच में ये हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं पी क्यू आर एस के फॉर्म में, हमें इनमें सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट ये फिक्स है, इसके बाद कौन सा इनमें से चार आएंगे, एंड देन ये लास्ट फिक्स है। तो जैसे ये दिया है द ऑस्ट्रेलिया वर वेरी प्राउड, मतलब वो ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अपने ये विशेष अधिकार के लिए। प्रिविलेज्ड मीन्स विशेष अधिकार होता है। तो देखते हैं, जैसे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे इसके बाद आ रहा है, जैसे फर्स्ट देखते हैं एस, मतलब ये आएगा इसके बाद। तो द ऑस्ट्रेलियन मतलब वेरी प्राउड फील कर रहे हैं इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड, तो इसके साथ ये नहीं जम रहा है, तो ये ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा कि ये नहीं जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे ये दिया है आर आएगा इसके बाद। जैसे द ऑस्ट्रेलियन वर वेरी प्राउड एंड फेल्ट प्रिविलेज्ड एज इट एलिवेटेड देयर स्टेचर, तो इसका मीन्स होता है स्टेटस या कद ऊंचा महसूस, तो वो उसके साथ भी नहीं जम रहा है ये सबसे, तो ये भी हो जाएगा। एंड हम इसके बाद देखते हैं, जैसे ये दोनों ऑप्शन जो बचे हैं, जैसे द ऑस्ट्रेलियन वर वेरी प्राउड टू होस्ट द ओलंपिक, ये हमारा जा सकता है। जैसे ये क्यू के साथ, तो इस क्यू के साथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट क्यू, तो इसके बाद ये हो सकता है। एंड इसके बाद देखेंगे पी आ रहा है, तो टू होस्ट द ओलंपिक इन देयर कंट्री, तो ये समथिंग, ये तीनों सेंटेंस हमारे सेम बन रहे हैं। एस इसके साथ ये भी जा रहा है, तो ये चार तो हमारे जम रहे हैं कि ये आ जाएंगे। जैसे इसके बाद ये आना चाहिए एस के बाद, तो इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ न्यू मिलेनियम, तो ये हमारा पूरा जम रहा है। इसको और देख लेते हैं, जैसे इसके बाद आना चाहिए पी, द ऑस्ट्रेलियन वर वेरी प्राउड एंड फेल्ट प्रिविलेज्ड इन देयर कंट्री, तो इसके साथ ये भी नहीं जा रहा कि वो प्राउड फील कर रहे हैं अपनी कंट्री, तो ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो यही बचा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पैरा जंबल का।
थर्ड देयर हैव, ये हो गया फर्स्ट अपना। देन ये ऑप्शन दिए हैं PQRS, ये 4, इसके बाद कौन सा आएगा तो ऑप्शन से देखते हैं। जैसे थर्ड देयर हैव, इसके बाद जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं एस, तो विच इट कैन बी इम्प्रूव्ड, तो जैसे इसमें हैव इसके बाद जो देयर हैव है, इसके बाद कोई भी प्लूरल की बात होगी, इसमें कोई प्लूरल की बात नहीं हुई है तो ये नहीं जाएगा। जैसे सेकंड देखते हैं हम आर, तो देयर हैव, जैसे नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम इज कंसर्ट, इसमें भी वही है कि कोई भी प्लूरल की बात, तो इसके बाद ये नहीं जम रहा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन हम देखते हैं क्यू ये है वीन इम्प्रेसिव गेन्स एज, तो ये इसके साथ जा रहा है समथिंग, तो ये इसको होल्ड करेगा। इसके बाद क्या, क्यू के बाद आर, तो थर्ड देयर हैव वीन इम्प्रेसिव गेन एज फॉर एज, इसके बाद आर, नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम, ये समथिंग जा रहा है। लास्ट और देख लेते हैं हम, जैसे आ रहा है पी, तो हैव देयर, तो हैव के बाद देयर नहीं आएगा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा अपना यही, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका साइंस दीप पर। आज है 30 मई और आज 30 मई को जो क्वेश्चंस हिंदी के आ रहे हैं जेल प्रहरी और वन रक्षक में, तो हम वो देखते हैं। आज हमें पता चला है कि रस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस। ये उदाहरण ऐसे उदाहरण से आ रहे हैं, जैसे जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दय दशमात, जो संपदा विभीषण ही सकुची दीन ही रघुनाथ, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। ऐसे ही हम अगला देखते हैं। निर्जन नटी नटी पुनि लजियावे, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे, इसमें कौन सा रस है? जैसे हमें पढ़ के पता चल रहा है, निर्जन नटी नटी पुनि लजियावे, मतलब इसमें संयोग श्रृंगार हो सकता है, तो इसका आंसर भी संयोग श्रृंगार ही है। इसका आंसर है संयोग श्रृंगार। ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो इसमें कुछ दुख जैसा प्रतीत हो रहा है, करुण भाव आ रहा है, तो इसका आंसर है करुण रस। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ सकता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसका आंसर है श्रृंगार रस। देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। किस आचार्य ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है? किस प्रकार? विभानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो यह किसने कहा है? आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। इसका आंसर है भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि। ऐसे ही हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। रसों को उचित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है विभाव। और सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है रस। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद बचन विकसित द्रग पुल कातु। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है अद्भुत। इसमें अद्भुत रस है। आइए अब हम देखते हैं नौवां क्वेश्चन।
जरह नगर भा लोग बेहाला, झटपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मातु हा सुनहि पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस है भयानक रस। ठीक है, इसका आंसर है भयानक रस। ऐसे ही अब हम देखते हैं ये वाला 10वां क्वेश्चन। एक क्षण भी ना सोचो कि तुम हो नष्ट, तुम अनश्वर हो तुम्हारा भाग्य सुस्पष्ट। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है वीर रस। ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं। आश्रय की वाह शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो आश्चर्य की वाह शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभाव। ऐसे ही 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों का त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब रस के सभी संगठक तत्व अपनी विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं साधारणीकरण। ये रहे कुछ रस के क्वेश्चंस। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जिनकी आने है मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम रस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे रस के प्रवर्तक कौन हैं? रस के प्रवर्तक, तो रस के प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि है। इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। और रस के प्रतिष्ठापक हैं आचार्य मम्मट। इसी तरह सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या 9 बताई गई है। इसमें वात्सल्य और भक्ति रस को भी शामिल किया गया है, लेकिन भरत मुनि ने इन्होंने स्थायी भाव को शामिल नहीं किया है, इसलिए उन्होंने रस की संख्या 8 बताई है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। आइए हम रोज की तरह देखते हैं आज कुछ पर्यायवाची जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो पहला देखते हैं झूठ। झूठ का पर्यायवाची होता है मिथ्या, अनृत, मृषा, असत्य। अगला देखते हैं झरना। झरना का होता है निर्झर, स्रोत, उत्स, सोता, प्रपात। अगला देखते हैं झोपड़ी। झोपड़ी का होता है कुंज, कुटिया, झूपा, छानी, पर्णकुटी। तालाब। तालाब का देखते हैं ताल, सरोवर, सरसी, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर, तड़ाग और सर। इसी तरह देखते हैं अगला तर्कश। तर्कश का होता है तूण, उपासंग, निशंग, तूणीर, तूणी। तोता का होता है सुआ, कीर, सुग्गा, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड, शुक। तांबा। तांबा का होता है रक्त धातु, ताम्रक, तामा, ताम्र। इसी तरह अगला देखते हैं हम तूफान। तूफान का होता है अंधड़, आंधी, झंझवात, झंझा। इसी तरह हम अगला देखते हैं द्रव्य। द्रव्य का होता है संपदा, दौलत, वित्त, विभूति, समृद्धि, धन, संपत्ति। देह का होता है घट, काया, गात, विग्रह, शरीर, बपु।
ऐसे ही अगला देखते हैं हम, जैसे दुर्गा जी का होता है चंडिका, कल्याणी, सुभद्रा, महागौरी, चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, शांभवी, कलिका, सिंहवाहिनी। अगला देखते हैं हम दुर्गम का होता है विकट, औघट, दुस्तर, दुरूह। ये कुछ अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो मैंने आपको पढ़कर बताए हैं, और स्क्रीन पर आपको जो दिख रहे हैं उनमें से आप याद करके जाइएगा, इनमें से आने की संभावना है। अब हम देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द, जैसे चपल का होता है गंभीर। अगला देखते हैं चंचल का होता है स्थिर, चल का होता है अचल, चिकना का होता है खुरदरा, गुण का होता है दोष, अवगुण, ग्राह का होता है आग्रह, गौरव का होता है लाघव, ग्रस्त का होता है मुक्त, ग्रीष्म का शीत, ग्रथित का होता है विकीर्ण, ग्रहित का होता है व्यक्त, गति का होता है अवरोध, गोपनीय का होता है प्रकाशनीय, गुरुत्व का होता है लघुत्व, गरीब का अमीर, गद्य का पद्य, ग्रामीण का शहरी, और चिरायु दीर्घायु का होता है अल्पायु, चाटुकार का होता है स्वाभिमानी, च्युत का होता है संयुक्त, और चटक का होता है मंद, चुस्त का होता है ढीला, चांचल्य का होता है स्थैर्य, चर्चित का होता है आचर्चित। ये हुए कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। इनमें से आप कुछ याद करते रहिए और जुड़े रहिए छायांशदीप के साथ। धन्यवाद। स्वागत है आपका जीके और साइंस की क्लास में। मैं इंग्लिश के साथ साथ आपको आज से जीके भी बताने जा रही हूँ। आपको कैसे लग रहे हैं जीके क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे रानगिर किस जिले में है, तो रानगिर सागर जिले में है। सागर की और भी फेमस चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पेपर में आती रहती हैं, वो और बता देते हैं। जैसे भालकुंड वाटरफॉल जो कि राहतगढ़ में है, ये भी सागर ज़िले में है। दूसरा जो एरन अभिलेख जो फेमस है वो भी सागर ज़िले में ही आता है। और जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही, ये भी सागर ज़िले में ही स्थित है। जैसे रानगिर मंदिर से आया है, ऐसे और भी मंदिरों से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको इसके लास्ट में बता देती हूँ पूरे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023-24 में महिला एवं बाल विकास का कितना बजट रहा था, ये पूछा है। तो इसका बजट रहा था 25,448.75 करोड़। बजट से क्वेश्चन आया है, तो इससे और भी बजट हैं वो भी बता देंगे। जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो इसके जो मंत्री हैं, जैसे केंद्र की मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। एंड जो मध्य प्रदेश में जो महिला एवं बाल विकास की मंत्री हैं वो हैं अर्चना चिटनिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की प्रथम नगर निगम, तो देश की जो प्रथम नगर निगम है वो है चेन्नई। जैसे देश की पूछी है तो इसी तरह से क्वेश्चन में मध्य प्रदेश की भी आती है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम नगर निगम है वो है जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो बाजरा महोत्सव जो है वो उड़ीसा स्टेट में मनाया गया था। जैसे बाजरा महोत्सव है तो ऐसे और भी महोत्सव से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे एमपी के फेमस है वो बता देती हूँ। जैसे एमपी में भगौरिया हाट महोत्सव, भगौरिया हाट महोत्सव है वो फेमस है। खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%। एंड इसी तरह से देखेंगे ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज है 20.95%। आइए अब हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में आए हुए हैं। जैसे कुछ अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। जैसे अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह और भी आ सकता है। जैसे कवक, तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी।
और त्वचा के अध्ययन को पूछा जाए तो त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु। तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, ये आज के एक पेपर में पूछा गया था। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। इसी तरह और भी कुछ पूछ सकते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जैसे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, आयरन, Fe2+। जैसे हीमोग्लोबिन में कौन सा पाया जाता है, विटामिन B12 में कौन सा पाया जाएगा, तो विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट। एंड से हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 और पूछ सकते हैं कि हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन में कौन सा धातु पाया जाता है। तो हीमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है। जो हीमोसाइनिन होता है, इसी के कारण जो ब्लड का कलर है वो ब्लू हो जाता है। मीन्स जो ब्लड का कलर ब्लू होने का कारण क्या है, हीमोसाइनिन। नेक्स्ट देखते हैं, कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं। तो कवक और शैवाल मिलकर क्या बनता है, लाइकेन। कवक और शैवाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का। एंड नेक्स्ट देखते हैं, एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो वो है अमीबा। तो ये थे आज के साइंस के आए हुए क्वेश्चन। देखा अभी मंदिर से क्वेश्चन आया था, जैसे रानगीर मंदिर से। तो हम मध्य प्रदेश के कुछ फेमस मंदिर देख लेते हैं जो पहले ही पेपर में आए हुए हैं, ये और आगे भी आ सकते हैं। तो जैसे पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि कहाँ है, खजुराहो में है, छतरपुर जिले के। एंड चतुर्भुज मंदिर, जो कि निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कंदरिया महादेव मंदिर, ये भी खजुराहो में। ये बहुत ही फेमस मंदिर, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं सलकनपुर, ये कहाँ पर है, सीहोर जिले में, सीहोर जिले में है और ये बीजासेन माता का मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है, मंदसौर में। नेक्स्ट है सास बहू मंदिर, जो कि ग्वालियर जिले में स्थित है और ग्वालियर सास बहू मंदिर को ही सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये थे आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जुड़े रहिए छायांस दीप के साथ। धन्यवाद।